हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2521 मार्शल लॉ। पूरी मीटिंग एक पल के लिए खामोश हो गई। चैनल पर केवल लोगों की नजरें और हल्की सांसें बाकी थी। झांग यी बोले, उनका लहजा उदासीन था। मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं, जब तक तियानहाई सिटी पर सीधा खतरा नहीं है और जब तक मैं कर्मियों और जहाजों को जुटा सकता हूं, मैं किसी भी ऐसे क्षेत्र की मदद के लिए पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा जिसे सहायता की जरूरत है, और वो ऐसी सहायता होगी जो समस्या को जड़ से खत्म कर सके, केवल दिखावे के लिए नहीं। स्क्रीन पर मौजूद लोगों ने एक साथ सिर हिलाया और प्रशंसा शुरू हो गई। आपके यहां होने से मुझे सुकून मिलता है। हुआक्सू साम्राज्य आपकी वजह से ही इस संकट से बच पाया। रीढ़ की हड्डी का खिताब आसानी से नहीं दिया जाता। सबके चेहरों पर राहत भरी मुस्कान थी। झांग यी के शक्तिशाली समर्थन के साथ होने से वे बहुत अधिक सहज महसूस कर रहे थे। गहराई से सोचने पर कयामत के बाद के 5 सालों में जब से झांग यी का उदय हुआ, वही हुआक्सू साम्राज्य की प्रगति का सहारा रहे थे। होतू अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ सकती और अन्य क्षेत्रों के टॉप एक्सपर्ट्स उस स्तर के नहीं हैं। हर बार उन्हें झांग यी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। झांग यी हंसे और अपनी आंखें सिकोड़ी। ठीक है, लेकिन अब से आपको पूरी तरह से मेरी बात माननी होगी। कमरे की हवा एक पल के लिए ठहर गई। कई चैनल एक साथ शांत हो गए। आंखें मिली और हर चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। झांग यी ने दबाव नहीं बनाया, बल्कि एक तर्कसंगत लहजा अपनाया। मैं आपके पद नहीं छीनूंगा, और नहीं, मुझे आपकी आजीविका या टैक्स से कोई लेना देना है। मुझे जो चाहिए वो है एक यूनिफाइड वारटाइम कमांड चेन, यानी स्काई और सी के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मिली खुफिया जानकारी, युद्ध क्षेत्रों के हिसाब से फिर से व्यवस्थित किए गए लड़ाकू आदेश और एक क्लिक पर लागू होने वाले इमरजेंसी प्लान। आप अपना नागरिक प्रशासन, आर्थिक अधिकार और स्वतंत्र ट्रेनिंग के अधिकार बरकरार रख सकते हैं, लेकिन एक बार युद्ध की प्रतिक्रिया शुरू हो जाने पर, अगर मैं कहूं पूर्व तो पश्चिम मत जाना। अगर वे एक ही देश के न होते और झांग यी को जरूरत पड़ने पर उनके योगदान की आवश्यकता न होती, तो वो उनकी परवाह ही नहीं करते। इनमें से ज्यादातर लोग बस उन्हें पीछे खींच रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि कोई बिना कुछ दिए उनकी सुरक्षा का आनंद लेने की उम्मीद रखे। कम से कम किसी को अपनी वफादारी पेश करनी चाहिए और एक अच्छे अधीनस्थ की तरह काम करना चाहिए। झांग यी सोफे पर पीछे झुक गए और अपनी बात साफ कर दी। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आपको एक ही आदेश का पालन करना होगा। हुआक्सू बहुत लंबे समय से 6 क्षेत्रों में बंटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अपना एजेंडा है जो वर्तमान स्थिति में खतरनाक है। मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं। मैं आपको जवाब देने के लिए समय दूंगा। इसका मतलब यह था कि यदि आप मेरे आदेशों का पालन नहीं करना चाहते तो मुझे आपका समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार अब चीजें बदल गई है। झांग यी को अब 6 क्षेत्रों से कुछ नहीं चाहिए। इसके बजाय 6 क्षेत्र उनके करीब आने के लिए बेताब है। किसी ने जवाब नहीं दिया। 6 क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी बहुत हिचकिचा रहे थे, जैसे कि उन्हें अपनी सर्वोच्च शक्ति खोना स्वीकार करना मुश्किल लग रहा हो। झांग यी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उदासीनता से कहा, अभी के लिए बस इतना ही, मीटिंग खत्म। एक एक करके स्क्रीन की लाइटें बुझ गई और शहर की रोशनी और रात एक बार फिर कॉन्फ्रेंस रूम के शीशों पर छा गई। शेंगजिंग रीजनल कमांड सेंटर रोशनी से जगमगा रहा था। मेंग युआनजुन, होतू, शांग दाओविन और कई वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों के चेहरे के भाव बदल रहे थे। मेंग युआनजुन ने अपनी मिलिट्री कैप मेज के कोने पर रखी और होतू तथा शांग दाओविन की ओर मुड़े। केस ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? होतू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं उनके प्रस्ताव से सहमत हूं। युद्ध के दौरान एक ही कमान होने से
एक दूसरे को परखने में लगने वाला समय बचेगा। हमारा शहर सुरक्षा नेटवर्क और भूमिगत नेटवर्क संयुक्त ऑपरेशंस के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है, लेकिन हमें सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है। अगर वो सेना जुटाते हैं तो हम सहयोग करेंगे, अगर वो अनाज जुटाते हैं तो हम उसकी पुष्टि करेंगे, लेकिन अगर वो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। शेंगजिंग क्षेत्र अभी भी हमारे नियंत्रण में रहेगा। होतू को अब झांग यी से कोई जलन महसूस नहीं होती थी, क्योंकि जब से उन्हें पता चला कि झांग यी नाइट के रैंक तक पहुंच गए हैं, वो समझ गई थी कि उनके बीच एक ऐसी खाई है जिसे भरा नहीं जा सकता। उनके साथ गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का आनंद लेना बेहतर है। तभी एक स्टाफ अधिकारी ने कागजों का एक ढेर निकाला और कवर पर अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, मुझे भी लगता है कि हम उनकी शर्तों पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका कानूनी आधार और विश्वसनीयता होनी चाहिए। युद्ध के समय के जनादेश में यह निर्दिष्ट होना चाहिए। 1. इसे किन परिस्थितियों में शुरू किया जाएगा? 2. इसे किन परिस्थितियों में रद्द किया जाएगा? 3. इसकी निगरानी कौन करेगा? हमें नुकसान कम करने वाला एक क्लॉज भी जोड़ना चाहिए, जिसमें यह शर्त हो कि यदि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ फैसले में कोई गलती करते हैं और भारी नुकसान होता है, तो उसकी एक स्वतंत्र जांच और जवाबदेही प्रक्रिया होगी। होतू और भिक्षु दाओवेन दोनों ने उस बूढ़े आदमी की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। हालांकि दूसरा पक्ष सत्ता के उच्च पद पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत स्मार्ट है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं गलत हूं? बूढ़े व्यक्ति ने बहुत नाराजगी से कहा। होतू ने उपहास करते हुए कहा, क्या आप सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? एक नाइट लेवल एक्सपर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत कर रहे हैं, जो अकेले पूरे देश को संभालने की ताकत रखता है। कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को बांधने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे पास केस को कंट्रोल करने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए यदि आप किसी कागज पर साइन भी करते हैं, तो वो रद्दी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। वो बूढ़ा आदमी शर्मिंदा दिखा, फिर भी उसके पास उसकी बातों को काटने का कोई तरीका नहीं था। चर्चा के बाद आखिरकार झांग यी के अनुरोध से सहमत होने का निर्णय लिया गया और अब से वे बड़े मामलों में झांग यी की कमान का पालन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में स्नो लाइन के नीचे कमांड पोस्ट में आग की लपटें फड़फड़ा रही थी। जी चांगहाई ने मिलिट्री ओवरकोट में लिपटे हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर असली लड़ाई छिड़ती है तो 10 कमांड ग्रुपों की तुलना में एक बिगुल और एक लाइन ज्यादा प्रभावी होती है। बस एक ही शर्त है, सीमावर्ती निवासियों को फिर से बसाने का अधिकार मेरा है। मुझे पता है कि किसके पशु कहाँ है और वे कौन सी नदी पार कर सकते हैं। हन शानजुओ ने सिर हिलाया। एक और बात है, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की खुफिया जानकारी हमारे लिए पारदर्शी होनी चाहिए। हम निचले स्तर के अधिकारियों को अंधेरे में रखकर काम नहीं करने दे सकते। ठीक है। जी चांगहाई ने क्लर्क को अपना आदेश रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। हम केस को बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है और वो प्रभारी के रूप में उनका पूरा समर्थन करता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए 2 शर्तें हैं। उत्तरी देश के बॉर्डर गार्ड्स की नाइट पेट्रोल लाइटों ने बर्फ पर लंबी परछाइयां बनाई। चेन जुआनबा हवा में खड़े थे, उनकी टोपी का घेरा नीचे खिंचा हुआ था। सैनिकों को एक ही कमान की जरूरत होती है और मैं ये किसी और से बेहतर जानता हूं, लेकिन मुझे जुड़ाव के स्पष्ट और सटीक नियमों की जरूरत है। किसे सीमा पार करना माना जाएगा, किसे दुर्घटनावश चोट माना जाएगा और पीछा न करना क्या है। यदि आप ये सब अस्पष्ट लिखेंगे और हमारे भाइयों को कुछ हो जाता है तो उनकी माताओं को कौन समझाएगा? अब जब केस के पास हुआक्सू साम्राज्य की रक्षा करने की ताकत है, तो जब तक ये बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता, मेरे लिए आपके आदेशों का पालन करने में क्या बुराई है? नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में खिड़कियों के शीशों पर रेत के तूफान टकरा रहे थे। शियाओली नक्शे के सामने खड़े थे। काफी देर तक खामोश रहे।
आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? मुझे डर है कि नॉर्थ वेस्ट किसी और की लॉजिस्टिक का हिस्सा बनकर रह जाएगा। वो कई अधिकारियों की ओर मुड़े, लेकिन आज गर्व की बात करने का समय नहीं है। ली चांगगोंग चले गए हैं और हम इस अपमान को सहते हुए दांत नहीं पी सकते। अर्थ वॉर गॉड क्यूई यूकुन ने धीमी आवाज में कहा, आइए एक साथ रहें और पहले सर्दी काट लें और वसंत में फिर से आदर्शों की बात करेंगे। शियाओ ली ने सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान दी। ठीक है, इसे मंजूर कर लीजिए। एक नोट जोड़ दें, नॉर्थ वेस्ट में विशेष मामलों को संभालने का अधिकार आंशिक रूप से बरकरार रखा जाएगा। उन्हें हमें एक साधारण आगे बढ़ो कहकर कमियों को भरने के लिए नहीं कहना चाहिए। साउथ वेस्ट क्षेत्र में खिड़की के बाहर भारी बर्फबारी की ठंडी धारा गिर रही थी। जुएगुओं ने मेज पर एक दीपक जलाया। सत्ता सौंपना लोगों के दिलों को सौंपने के बारे में नहीं है, ये चाकू के हैंडल को सौंपने जैसा है। लोगों के दिल इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप उन्हें बचा सकते हैं या नहीं। लुओझुओ ने अपने हाथ जोड़ लिए। यही कारण और प्रभाव का नियम है। यदि हम अपने लोगों की रक्षा के लिए उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, तो शक्ति धुएं की एक लहर के अलावा कुछ नहीं है। जुएगुओ ने कहा, तो हम भगवान झांग यी के फैसले का समर्थन करते हैं। शिष्यों का सामान पैक करें। अगर चीजें वाकई खराब हो गई तो बुजुर्गों और कमजोरों को पहले दूर भेज दें। चैप्टर 2522 मार्शल लॉ भाग 2। जियांगन क्षेत्र में बंदरगाह की लाइटों से रात का आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। झू झेंग खिड़की के पास खड़े थे। उनकी उंगलियां खिड़की की चौखट को जकड़े हुए थी। लैन शिनचेंग उनके पीछे खड़े थे, उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। झू यू सोफे पर पीछे झुककर बैठी थी, एक सुंदर गुड़िया की तरह शांत। भुगतान करे या न करे? झू झेंग ने धीमी आवाज में पूछा। लैन शिनचेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप भुगतान करते हैं या नहीं? झू झेंग को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि जियांगन क्षेत्र में मैं केवल ब्लीजर्ड सिटी में ही कुछ शब्द कह सकता हूं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुझे सम्मान दे रहा है। ईस्ट चाइना सी क्षेत्र में नमक की गंध वाली समुद्री हवा कमांड कॉरिडोर से बह रही है। ली गुआंगक्सियाओ, जुआनवू, झूक्यू और ली चांगगोंग समुद्री चाट के चारों ओर जमा थे। जुआनवू ने भारी आवाज में कहा, मैं केस के प्रस्ताव से सहमत हूं। तटरेखा लंबी है और हम पर बहुत अधिक दबाव है। एकीकृत कमान हमें बहुत सारी खींचतान से बचा सकती है। हालांकि हमारी नौसेना अब निशाना नहीं बनना चाहती। झूक्यू ने समुद्री चाट की ओर इशारा किया। केस की मदद के बिना हम मुश्किल से समुद्र में उतर सकते हैं, किसी कमान की बात तो दूर की है। ली गुआंगक्सियाओ ने एक थंब अटैक पिन को ठोकते हुए कहा, मैं इस बात को उठाऊंगा। डोंगहाई सहमत है, लेकिन एक आपातकालीन छूट जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने दूर समुद्र की ओर देखा। समुद्र अपरिचित है, और जब वो अपरिचित हो तो लापरवाह न हो। अपनी जान किसी ताकतवर के भरोसे छोड़ना शायद अभी सबसे सुरक्षित विकल्प है। रात काफी हो चुकी थी। तियानहाई सिटी की हवा ने छतों पर लगे झंडों को बेतहाशा लहरा दिया। लिविंग रूम में केवल झांगी, यांग शिनशिन और लू केरान रह गए थे। लू केरान ने अपने हाथ बांधे, अपने जूते उतारे और अपने 2 छोटे सफेद पैर झांगी के सामने कॉफी टेबल पर रख दिए। भाई झांगी, आप हमारे सामने सबसे बुरा रख रहे हैं। कल सुबह तक मैं गारंटी देती हूं कि कोई आपसे अपनी वफादारी जताने के लिए संपर्क करेगा, और कोई आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहा होगा। झांग यी हंसे, इसे संभालेंगे जब तक हम अंत में एक आम सहमति पर पहुंच सकते हैं। मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है। सबसे अच्छा होगा कि हम सहमति पर पहुंचें, लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पाते तो मैं अभी भी उस नियम का पालन करूंगा कि जो अपनी राय पहले व्यक्त करेगा, मैं उसे पहले बचाऊंगा। सबको समान समझना आदर्श है, लेकिन प्राथमिकताओं के बीच अंतर करना हकीकत है। यांग शिनशिन ने सिर हिलाया।
उनके पास ना कहने की ताकत नहीं है। झांग यी ने अंगड़ाई ली और कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। केरान, बेड़े के मेंटेनेंस का काम आगे बढ़ाओ। अगर कुछ बड़े क्षेत्र कल कोई फैसला लेते हैं तो हमें उन्हें 48 घंटों के भीतर ठोस बदलाव दिखाने होंगे, जैसे कि निकासी सूची के लोगों की पहली खेप का शिपमेंट। लू केरान ने हाथ हिलाया, ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने तीनों जहाजों की मुख्य तोपों के कूलिंग साइकिल को पहले ही बेहतर कर दिया है और स्काईसी किले के एनर्जी स्टॉक से इसके पीक वैल्यू का 8% और निकाला जा सकता है। झांग यी ने शहर की लाइटों के समुद्र की ओर देखा। वे हमें 24 घंटों के भीतर जवाब देंगे। चाहे वे दे या न दे, हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। वो रुके, फिर अपनी आवाज नरम की। सबने बहुत मेहनत की है, पहले थोड़ा सो जाओ। जब हम कल जागेंगे तो दुनिया अभी भी बदल रही होगी और हमें उसके साथ बदलना होगा। भोर होने से पहले की धुंधली और धूसर रोशनी में 6 प्रमुख क्षेत्रों के हाई लेवल कॉन्फ्रेंस रूम में लाइटें अभी भी जल रही थी। शेंगजिंग में फैक्स मशीन से एक के बाद एक पन्ने निकल रहे थे और शांग दाओवेन ने युद्धकालीन नियुक्ति पत्र, समीक्षा के लिए ड्राफ्ट, को एक पुस्तिका में बांध दिया। नॉर्थ ईस्ट चीन की बर्फीली सड़कों पर जी चांगहाई ने कार से 2 गहरे निशान छोड़े जिससे सहमत, अग्री लिखा हुआ लग रहा था। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी की चौकी पर चेन जुआनबा ने 3 चरण की गोलाबारी नियमों पर अपना नाम साइन किया। उत्तर पश्चिम में रेत के टीलों के पीछे शियाओली ने चेन शिंग की ओर एक लंबी सांस छोड़ी और सेंड बटन दबा दिया। जैसे ही दक्षिण पश्चिम में मंदिर की घंटी बजी, जुएगुओ ने प्रार्थना में हाथ जोड़े और लुओझुओ ने तियानहाई को समर्थन शब्द भेजा। जियांगन के बंदरगाह पर झू झेंग उत्तरी हवा की ओर देखकर मुस्कुराए और झांग यी के प्रति अपनी वफादारी जताने वाले पहले व्यक्ति बने। ईस्ट चाइना सी के चार्ट रूम में ली गुआंगक्सियाओ ने अतिरिक्त क्लॉज के बाद 4 शब्द लिखे, मैं महामहिम केस के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाए रखना चाहता हूं। इस बीच तियानहाई के टर्मिनल पर झांग यी को सर्वोच्च युद्धकालीन कमान सौंपने के संदेश 6 प्रमुख क्षेत्रों के उच्च अधिकारियों द्वारा धीरे धीरे भेजे जा रहे थे। एक राष्ट्र की तलवारें एक ही हाथ में सिमट रही है। हालांकि झांग यी ने इस समय इनमें से कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि यही परिणाम होगा और उन्हें इसके औपचारिक रूप की ज्यादा परवाह नहीं थी। भूमिगत ट्रेनिंग रूम में लाइटें धीमी थी और दीवारें ध्वनि सोखने वाली सामग्री से बनी थी, जिससे केवल सांस लेने और हवा से टकराती धातु की हल्की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। झांग यी ने अपना कोट एक तरफ फेंक दिया। उनकी हथेली चाकू के हैंडल को रगड़ रही थी। यह बर्फीला ठंडा महसूस हुआ और जब उन्होंने जोर लगाया तो हैंडल के छोटे उभार उनकी हथेली में चुभने लगे, जिससे हल्का दर्द हुआ। लेकिन इससे वे चाकू को ज्यादा मजबूती से पकड़ पा रहे थे और दर्द उन्हें जीवित होने का एहसास दे रहा था। उन्हें यह एहसास पसंद था। कयामत के 5वें साल में वे तभी सुरक्षित महसूस करते थे और किसी भी खतरे का सामना करने का आत्मविश्वास रखते थे जब उनके हाथ में मजबूती से कोई हथियार होता था। चलो शुरू करते हैं। वे मुस्कुराए और लियांग यू को इशारा किया, जिन्होंने काले रंग का फिटिंग वाला ट्रैक सूट पहना था। मेरे मन में हाल ही में बहुत सी बातें चल रही हैं और बिना पसीना बहाए मुझे अच्छी नींद नहीं आती। वार्म अप करने का ये एक अच्छा तरीका है। केवल लड़ने की स्थिति में रहकर ही मैं किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार रह सकता हूं। झांग यी ने अपनी मजबूत कलाई को मला। उनकी शारीरिक फिटनेस अब बहुत ऊंचे स्तर पर थी। झो केर की अमर इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी एक बड़ी सफलता थी। लियांग यू ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। पसीने से भीगी उनकी कनपटी हमेशा की तरह कुशल और फुर्तीली लग रही थी। उन्होंने एक प्रैक्टिस तलवार पकड़ी। चलो पहले बेसिक मूव्स का 3 बार अभ्यास करते हैं। दोनों अपनी पोजीशन में आ गए। उनके कदम जमीन पर लिखने की तरह थे, हर हरकत नियंत्रित लेकिन फैली हुई। झांग यी की चाकू की चाल
उनकी कमर से शुरू होती है, हाथ से नहीं। ताकत उनके पैरों के तलवों से मरोड़कर आती हुई लगती है। लियांग यू का चाकू हल्का था, हवा जितना हल्का, फिर भी वो हवा खिड़की के पास के पर्दों को हिला सकती थी। 10 मिनट 20 मिनट बाद पसीना मैट पर गिरा और गर्मी से जल्दी ही भाप बनकर उड़ गया। रुको, लियांग यू ने हाथ उठाया और झांग यी की गतिविधियों को ध्यान से निर्देशित किया। अपने कंधों को ढीला छोड़े, अपने कूल्हों को नीचे करें और अपनी नजर को निर्देशित करने के लिए अपनी गर्दन का उपयोग न करें। यदि आप बहुत अधिक देखेंगे तो आपकी चाकू की चाल बिखर जाएगी। झांग यी ने आज्ञाकारी रूप से खुद को एडजस्ट किया, सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी तरह कब बन पाऊंगा, जहां ईमानदारी पहाड़ों को हिला सकती है? मैं अभी अपनी ताकत का केवल 7वां हिस्सा ही लगा पा रहा हूं। क्या आप मुझे उन 7वें हिस्से को 9वें या यहां तक कि 10वें हिस्से में बदलने का कोई शॉर्टकट दे सकती है? लियांग यू की क्षमता बहुत सरल है। यह संवर्धन, एनहांसमेंट का शुद्धतम रूप है। पारंपरिक अर्थों में इस क्षमता की एक सीमा होती है और इसका मुकाबला करना आसान होता है। हालांकि अगर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाए तो इसके बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव हो सकते हैं। लियांग यू की तकनीक जहां धातु और पत्थर है, वहां आशा है। Where there is metal and stone, there is hope। कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि तलवारबाजी को उनके QI और दिमाग के साथ जोड़कर बनाया गया एक मार्शल आर्ट्स किलिंग मूव है। इसकी तात्कालिक विस्फोटक शक्ति उनकी अपनी सुपर पावर इंडेक्स की ऊपरी सीमा से कहीं अधिक हो सकती है, जिससे झांग यी को बहुत जलन होती है। बेशक तुम सीख सकते हो अगर तुम चाहो। लियांग यू दीवार के सहारे बैठ गई, उनकी पीठ ठंडी कंक्रीट से टिकी हुई थी। ये मूव जियांग जूजिंग अपने मन को शांत करने और खुद को भूल जाने के बारे में है। चाकू वहां है लेकिन उसका मन नहीं, मन वहां है लेकिन चाकू नहीं। जब दोनों का मिलन होता है तभी उसे आगमन, अराइवल कहा जा सकता है। वो रुकी, फिर जोड़ा, मुझे ये कहने की हिम्मत जुटाने में 30 साल लग गए कि मैं कभी कभार ऐसा कर सकती हूं। झांग यी ने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा, 2 सेकंड के लिए रुके और कहा, 30 साल? रहने दो, मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। लियांग यू मुस्कुराई और उन्हें पानी की एक बोतल फेंकी। तुम उस तरह के इंसान हो जो हमेशा शॉर्टकट लेना जानता है। ठीक है, तुम्हारा रास्ता किसी और के जैसा होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2523 मार्शल लॉ भाग 3। दोनों अपनी सांसें वापस पाने के लिए साथ साथ बैठ गए। ट्रेनिंग रूम में एकमात्र आवाज वेंटिलेशन मशीन की हल्की गुनगुनाहट थी। झांग यी ने अपनी हथेली की ओर देखा। वहां पड़े कट्टे, कैलसेस, किसी पेड़ के छल्लों की तरह लग रहे थे। उन्हें अचानक बहुत से लोग और बहुत सी बातें याद आई, लेकिन फिर उन्होंने जबरदस्ती उन विचारों को अपने दिल में वापस धकेल दिया। तभी इंटेलिजेंट सिस्टम इक्विपमेंट में वाइब्रेशन हुआ। उन्होंने कॉल उठाने के लिए अपनी कलाई उठाई और प्रोजेक्टर चालू हो गया। हवा में चौड़े कंधों और भारी पीठ वाला एक भूरे बालों वाला आदमी दिखाई दिया। बैकग्राउंड में बर्फ थी, हवा चाकू की तरह चल रही थी और दूर इमारतों से धुआं निकल रहा था, जहां लाल और नीली चेतावनी लाइटें जल बुझ रही थी। एलेक्सी? झांग यी सीधे होकर बैठ गए। उनका लहजा नरम हो गया। वो भारी शरीर वाला, ध्रुवीय भालू जैसा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एलेक्सी इवानोव था, जो फ्रेमोंट के पैंथियंस का थोर पेरोन था। वहां हवा बहुत तेज है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें सुन सकता हूं। सामने वाला आदमी भारी सांस ले रहा था। उसके गाल लाल थे और माथे पर पसीना था। केस, भाई, मुझे साफ कहना होगा, आर्कटिक महासागर खुल गया है और कुछ बाहर निकला है। हमने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ एक असामान्य शीत लहर है, लेकिन पता चला कि उन्होंने पूरा मौसम ही बदल दिया है। उसने कैमरा बाहर की ओर घुमाया और कुछ ही सेकंड में
झांग यी ने स्नो सिटी की ऊंची दीवारों पर अप्राकृतिक बर्फ की परतें, आइसिकल्स, बनते देखी, जैसे उन्हें किसी ने तराशा हो। आसमान में एक काला साया तेजी से गुजरा, जो किसी जानवर जैसा था, लेकिन पूरी तरह वैसा नहीं। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सड़क के साइन बोर्ड मोटी बर्फ से ढके थे, जैसे किसी दूसरे मौसम में जम गए हों। हमने बहुत पहले खोज लिया था कि आर्कटिक महासागर की बर्फ के नीचे कुछ मौजूद है। इसीलिए पैंथियन ने पहले एक ऑपरेशन आयोजित किया था और हमें उससे बहुत फायदा हुआ था। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नीचे रहने वाली नस्लें इतनी शक्तिशाली होंगी। वे ग्लेशियर से बाहर निकले और पलक झपकते ही फ्रेमोंट के पूरे उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कालिन सिटी एक बार फिर गिर गया है। एलेक्सी ने कैमरा वापस अपनी ओर घुमाया। उसका चेहरा बर्फ से भी सफेद था और भाव बेहद गंभीर। नहीं, सटीक रूप से कहूं तो उन्होंने इसे बस छूकर एक बर्फीले शहर में जमा दिया। वे बहुत शक्तिशाली हैं। हमें उनसे आमने सामने मुकाबला करने का मौका भी नहीं मिला। हमें बाहर निकाल दिया गया है। फ्रेमोंट की आबादी पहले से ही कम थी और अब केवल कुछ मिलियन लोग ही भाग रहे हैं। हम काफिले में शामिल हो गए हैं और जान बचाकर भाग रहे हैं। केस, मुझे मदद चाहिए और अभी तुम ही अकेले हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वो पैंथियन का थंडर गॉड पेरेन है, एलेक्सी इवानोव। एक ऐसा नाम जो हमेशा गड़गड़ाहट और वीरता से जुड़ा रहा है। इस समय उसने घुमा फिराकर बात नहीं की, यहां तक कि बहुत जल्दी में कृपया भी कहा। इस मोड़ पर मदद मांगना जीवित रहने की भीख मांगने जैसा था। झांग यी की नजरें गहरी हो गई। आर्कटिक महासागर के नीचे की प्राचीन सभ्यता उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। इस बात का पूर्वाभास तभी हो गया था जब कांग्युआन कबीला पहली बार दिखाई दिया था। झांग यी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर एकाग्रता से उसकी आंखों में देखा। एलेक्सी, मैं जानता हूं कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बिना वजह बोलते हैं। चूंकि तुम मेरे पास आए हो, मैं भावनाओं को केवल एक बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा, यहां हुआक्सू में भी चीजें उतनी ही अस्त व्यस्त है। सीमा पर जासूसी हो रही है, समुद्र में असामान्य गतिविधियां हैं, और जैसा ठंडा क्षेत्र तुमने बताया वैसा ही उत्तर में दिखाई दिया है। सीमाएं अस्थायी रूप से बंद हैं और मुझे पहले 10 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित करना है। वे धीमे हुए और अधिक स्थिरता से बोले, मैं अभी युद्ध की रेखाओं को तुम्हारी तरफ नहीं ला सकता। ये हम दोनों के लिए एक गैर जिम्मेदाराना फैसला होगा। ये कहते हुए उन्होंने ईमानदारी से एलेक्सी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने परिवार को तियानहाई सिटी ले आओ और मैं तुम्हें रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह दूंगा। कागजी कार्रवाई या यात्रा की समस्याओं की चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं छोड़ना चाहते तो मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करता हूं। तुम अपने परिवार को पहले भेज सकते हो और मैं निश्चित रूप से उनकी रक्षा करूंगा। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जब सिद्धांतों की बात आई तो झांग यी बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। वो नहीं जानते थे कि फ्रेमोंट में स्थिति कैसी है और वो किसी दूसरे देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे। एलेक्सी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोला। उसकी नजर दूर किसी चीज पर टिकी थी। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे जो दिया मैं उसे याद रखूंगा। लेकिन मैं नहीं जा सकता। मेरे पीछे सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, बल्कि मेरे साथी, मेरा देश और मेरे लोग भी हैं। मेरा परिवार भी नहीं जा रहा है। वे कहते हैं कि कहीं और रहने से बेहतर है यही रहना। हम फ्रेमोंट के लोग ऐसे ही हैं। वो धीरे से मुस्कुराया। मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे पास तुम्हारा देश है और मेरे पास मेरा विश्वास। हम दोनों को अपने अपने देशों और विश्वासों की रक्षा करनी है। ठीक है। झांग यी ने सिर हिलाया। उनकी नजर उस पर टिकी रही। मैं तुम्हें अब और मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर कुछ भी मेरी शक्ति के भीतर हो तो मुझसे कभी भी पूछना। उदाहरण के लिए नक्शे,
डिटेक्शन एल्गोरिदम, ऊर्जा आपूर्ति योजना, या वे रुके, फिर एक व्यावहारिक वादा किया, अगर तुम अपना मन बदलते हो और जाने का फैसला करते हो तो मैं डायमेंशनल गेट का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच सकता हूं। एलेक्सी ने एक गहरी सांस ली। इतना काफी है, मुझ पर तुम्हारा ये एहसान रहा। जब हम दोनों पीछे की चीजें संभालेंगे तो फिर से साथ बैठकर पिएंगे। तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा। झांग यी ने अपना हाथ उठाया, जैसे हवा के जरिए गले लगा रहे हों। जीवित रहना। कॉल खत्म हो गई। प्रोजेक्टेड लाइट धुंधली हो गई और ट्रेनिंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। हवा की आवाज अभी भी कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। झांग यी ने पानी की बोतल का ढक्कन टाइट किया और काफी देर तक चुप रहे। लियांग यू ने बीच में नहीं टोका, बस उन्हें शांति से देखा और तौलिया उनकी ओर फेंका। उन्होंने तौलिया लिया। उनकी मुस्कान सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट थी। मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मुझे स्पष्ट होना होगा। तियानहाई सिटी और मेरे आसपास के लोग मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासकर ऐसे समय में हमें अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, भले ही वे दूर रहने वाले दोस्त हों। मैं उनके संकट का फायदा उठाकर पूरे शहर के लोगों की जान दांव पर नहीं लगाऊंगा। क्या झांग यी फ्रेमोंट की मदद करने में सक्षम है? निसंदेह हां, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद न करने का चुनाव किया। जब इंसान ऐसी स्थिति का सामना करता है जिसे वो नहीं समझता, तो वो खुद से प्यार करने को प्राथमिकता देता है। हालांकि हुआक्सू साम्राज्य में स्थिति अभी सुरक्षित है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। वो अपनी ताकत का एक कतरा भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या वह एक कतरा ताकत भविष्य में उनके परिवार और दोस्तों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाला घातक कारक बन सकती है। लियांग यू ने सिर हिलाया। किसी को बचाने की बात करने से पहले चाकू को मजबूती से पकड़े। आपने सही किया। आपने उसे बचने की आशा की एक किरण दी, जो पहले से ही काफी वफादारी भरा कदम है, और आपने अपनी सीमाओं को भी बनाए रखा। झांग यी खड़े हुए, अपनी कलाई घुमाई और अपने ब्लेड के पिछले हिस्से को अपने हाथ के कवच आर्मोर पर धीरे से थपथपाया, जिससे धातु की एक तेज आवाज निकली। चलो जारी रखते हैं। उस सेट के तीसरे मूव पर मैं अभी भी थोड़ा धीमा था। मुझे अपने शरीर को इस हद तक प्रशिक्षित करने की जरूरत है जहां मुझे अपने दिमाग को याद दिलाने की जरूरत न पड़े, ताकि मैं युद्ध के मैदान में तुम्हें निराश न करूं। ठीक है। लियांग यू खड़ी हुई और अपनी पोजीशन में आ गई। याद रखना, चाकू पैरों से शुरू होता है और दिल पर गिरता है। रोशनी के नीचे दोनों आकृतियां एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ गई। भूमिगत गलियारों में हवा एक शांत लेकिन दृढ़ नदी की तरह बह रही थी। बाहर की दुनिया उथल पुथल में है, लेकिन इस समय उनकी ताकत और एकाग्रता एक छोटे से ट्रेनिंग रूम में सिमट गई है। यही उनकी सुरक्षा का एहसास है। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट